मेरा फोन लगा दियो लाइव करके ना, चार्जर यहीं रखा है। कल तुम नहीं कराई क्लास? हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई भी आप लोगों की एज यूजुअल बेहतर चल रही होगी। अभी मुझे पता चला कि आप लोगों का रीजनिंग का सिलेबस आज कंप्लीट हो गया है। अभी संदीप सर से बाहर ही मुलाकात मेरी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि सर रीजनिंग का सिलेबस एंड हो चुका है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैथ्स का भी हो ही जाएगा धीरे धीरे, 2 4 5 7 8 दिन में। लास्ट चल रहा है हम लोगों का मेंसुरेशन। आज 2D हम एंड करेंगे एनी हाउ। और 2D एंड करने के बाद फिर कल हम अपना 3D जो मेंसुरेशन है उसे शुरू करेंगे। अभी पॉलीगन भी बचा हुआ है ना? हाँ, अभी लगेगा थोड़ा सा, एक क्लास और। तो 3D में उतना टाइम हमें नहीं लगेगा, क्योंकि 3D इतना आपके एग्जाम में आता भी नहीं है। आएगा तो घन और घनाभ से ही बनता है। 1 सेकंड का टाइम देना बच्चा बस। नीचे करो थोड़ा, और नीचे। ऐसे यही है ना, ऊपर करना है थोड़ा। हाँ, ओके। रोम्बस शुरू करना है ना आज? चलो, ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग, राम राम सभी को, राम राम, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। तो टॉपिक है हमारा रोम्बस। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है बच्चे रोम्बस? भाई अगर मैं रोम्बस की पर्टिकुलरली बात करूं तो एक स्क्वायर के दोनों कोने पकड़ के अगर मैं दोनों तरफ से खींच दूं, ये सपोज आपका वर्ग है, ये आपका वर्ग है। अब इस वर्ग के मैंने क्या किया, मैंने इस वर्ग के दोनों कोने पकड़ के ना खींच दिए। तो हमारा क्या बन गया, मैंने ये वाला कोना पकड़ के इधर खींचा। मैंने क्या किया, मैंने ये वाला कोना पकड़ के, अभी मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आपको, ये वाला कोना पकड़ के इधर खींचा, ये वाला कोना पकड़ के हल्का सा खींचा। और खींचते ही मुझे क्या मिला, खींचते ही मुझे मिल गया यहां पर एक रोम्बस। क्या मिल गया? एक रोम्बस मिल गया। अब दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में सिमिलैरिटी, समरूपता है कि दोनों की भुजाएं तो बराबर हैं। भाई इसकी भी भुजा ए है, इसकी भी भुजा ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या है जी? और इनमें सिमिलैरिटी है कि भैया, सिमिलैरिटी नहीं, अगर मैं बात करूं तो इसके एंगल 90 डिग्री के होते हैं चारों, लेकिन इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। इसके आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये थीटा तो ये भी थीटा। और इन दोनों की अगर हम बात करें तो भैया, अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो इसके जो आपके विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। इसके विकर्ण बराबर होते हैं, और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। इसके डायगोनल जो होते हैं बच्चे बराबर नहीं होते। और अगर आगे बात करूं रोम्बस की, तो रोम्बस में बच्चे जो ये पॉइंट है ना, दोनों विकर्णों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाले विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा, और ये वाले विकर्ण को भी दो बराबर भागों में बांटेगा, है ना? ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस वाले डायगोनल को भी दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, और इस वाले डायगोनल को भी दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। और दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेदित यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहां से बच्चे अगर मैं एक बात करूं आपसे, अगर ये पूरा विकर्ण, अगर मैं ये पूरा विकर्ण D1 मानता हूं, तो यहां से और यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? D1/2। अगर मैं ये पूरा का पूरा विकर्ण D2 मानता हूं, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? D2/2। हो गई कि नहीं? ये वाली जो लेंथ है ये D1/2 है, ये वाली जो लेंथ है D2/2 है। अगर बच्चे मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग निकालता हूं, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा अलग निकालता हूं, जो ये 90 डिग्री है,
ये d1/2 है, ये d2/2 है, और ये हमारा a है। अगर मैं इसमें पाइथागोरस बाबा की हेल्प लेता हूं तो पाइथागोरस बाबा कहते हैं कि भैया इन दोनों के वर्गों का योग यानी कि d1² प्लस d2² बराबर कितना हो जाएगा, पर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर। नीचे बेस बराबर है तो d1² प्लस d2² बटा 4 बराबर a², और यहां से हम कह सकते हैं कि d1² प्लस d2² बराबर 4a²। और इस बात को आप याद रखेंगे जब भी बात समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की होगी कि d1² प्लस d2² बराबर 4a²। और इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि रोम्बस में जो ये वाला ट्रायंगल होता है, या हर ट्रायंगल की मैं बात करूं, किसी भी त्रिभुज की आप बात करो, मेनली फोकस हम इसी पे करेंगे, आंसर हमारा यहीं से बन जाएगा कि त्रिभुज जो इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है डायगोनल के, उस त्रिभुज को हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे और उसमें हम अपने ट्रिपलेट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। दो बात आपने याद रखनी है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा और यही पॉइंट इस वाले विकर्ण को भी दो बराबर भागों में बांटेगा। तो भैया ये आपका क्या हो गया, ये वाला त्रिभुज जो मैंने अलग यहां पर बनाया है बच्चे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया है। चलिए एक बात तो ये हो गई। बात अगर मैं करता हूं इसके और फॉर्मूले की, परिमाप की बात करता हूं, पेरीमीटर की बात करता हूं, तो ए पेरीमीटर 4a हो जाएगा। इसके बच्चे अगर मैं एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई 1/2 गुणा d1 गुणा d2। ये दो फॉर्मूले आपने मेनली इसमें याद रखने हैं कि किसी भी समचतुर्भुज में, किसी भी रोम्बस में दोनों विकर्णों को मल्टीप्लाई करके अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपका एरिया बन जाता है। क्या बन जाता है, आपका एरिया बन जाता है। तो d1² प्लस d2² बराबर 4a² आपको याद रहेगा। कहां से बना, कैसे बना, ये भी क्लियर रहेगा, है ना। इस वाले त्रिभुज को अलग निकाल के हमने इस चीज को वेरीफाई भी कर लिया है। चलिए मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चलता हूं। पहला सवाल है बच्चा आपके सामने, देखेंगे जरा इस सवाल में कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो और सबसे लंबा जो विकर्ण है वो 16 सेंटीमीटर हो। भैया समचतुर्भुज की बात जब भी हो रही है, समचतुर्भुज की बात हो रही है तो समचतुर्भुज में आपने देखना है कि ये हमारे दो डायगोनल्स हैं, दो विकर्ण हैं, और कह रहा है कि भैया इसकी एक भुजा, जिसकी भुजा 10 है, अगर भुजा 10 है तो सारी की सारी भुजाएं 10 हो जाएंगी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। कह रहा है सबसे लंबा विकर्ण 16 है। भाई ये सबसे लंबा विकर्ण है, ये तो छोटा दिख रहा है। अगर ये सबसे लंबा विकर्ण है तो बच्चे बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट से, क्या मैं इसको 5, क्या मैं 16 क्या मैं इसको 8 और 8 कह सकता हूं। भाई ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 16 है, तो मिड पॉइंट से, इंटरसेक्शन पॉइंट से यहां तक 8 और यहां से यहां तक भी 8। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, 90 डिग्री। क्या आप ट्रिपलेट बता सकते हो जिसमें 8 और 10 आता हो। भाई जिसमें 8 और 10 आता हो ऐसा कोई ट्रिपलेट है सर, बिल्कुल है, 6 8 10। क्या है मेरे भाई, 6 8 10 एक ऐसा ट्रिपलेट है जो हम यहां पर यूज कर सकते हैं। मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में भी लिखवाए थे, याद करो भाई। 3 4 5, इसका डबल अगर मैं करूं तो 6 8 और 10 मिला ना हमें, 6 8 10। अगर हमारे पास यहां पर 8 है, यहां पर 10 है, तो तीसरी साइड हमारी क्या हो जाएगी बच्चे, तीसरी साइड हमारी 6 हो जाएगी। नहीं तो आप पाइथागोरस की हेल्प भी ले सकते हो, पाइथागोरस की हेल्प ले सकते हो। 8 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको एक्स मानूं, बराबर 10 का स्क्वायर। यहां से भी आप एक्स निकाल सकते हो, यहां से भी आप निकाल सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो अगर यहां से लेकर यहां तक आपको 6 मिल गया तो क्या ये वाला भी 6 होगा, क्योंकि भैया दोनों बराबर होने चाहिए भुजा। तो दूसरा डायगोनल कितना मिला, d1 तो हमारे पास 16 उसने दिया हुआ है। अब d2 कितना आ गया, d2 आ गया 6 + 6 दैट इज 12। एरिया उसने पूछा है बच्चा, एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा d1 गुणा d2। यस,
तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 16 गुणा 12, 2 से जाएगा 6 बार, 16 छक्कम 96। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलें अगर अगले सवाल की तरफ, तो इस सवाल को देखेंगे भाई। करेक्ट सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 12 है, क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों डायगोनल आपको दे दिए कि भैया एक विकर्ण 16 दूसरा 12 है, तो आप इसका एरिया बताइए क्या होगा। चलिए भाई, पहला विकर्ण, पहला डायगोनल दे रखा है 16, दूसरा विकर्ण दे रखा है 12। एरिया हमसे पूछा है, हम जानते हैं 1/2 गुणा D1 गुणा D2, यानी कि 1/2 गुणा 16 गुणा 12, तो 2 छिक्के 12 और 16 छिक्कम 96। वही सवाल है जो अभी करके आए हैं हम। ऑप्शन नंबर डी। चले आगे नेक्स्ट, ये सवाल करेंगे, जरा बताइए इसका जवाब क्या होगा। करेक्ट सम चतुर्भुज रोम्बस का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ कितनी होगी। एक डायगोनल अगर 20 है तो दूसरा डायगोनल क्या होगा। भैया एरिया आपको दे रखा है 440, एक डायगोनल हमको दे दिया 20 और हमसे दूसरा डायगोनल पूछ लिया है क्या होगा। क्या मैं एरिया बराबर 1/2 इंटू D1 इंटू D2 कह सकता हूं? यस सर, बिल्कुल कह सकते हो। तो 1/2 इंटू 20 इंटू D2 बराबर 440। 2 से जाएगा 10 बार, 0 से 0 कट गया, तो दूसरा डायगोनल कितना आ गया 44। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े, इस सवाल को देखेंगे जरा। सवाल है, एक समचतुर्भुज के आकार के मैदान का परिमाप, पेरीमीटर दे रखा है 800, एक विकर्ण 240 है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड। ये कोई रोम्बस बनाया है हमने, ये इसके दो डायगोनल्स हैं, दो विकर्ण हैं इसके, है ना। ये सपोज मैंने इस भुजा को माना है ए। सवाल ने बोला है कि परिमाप 800 है, तो 4a बराबर 800, तो यहां से a कितना हो जाएगा 800/4, 200, कितना हो जाएगा 200। यानी कि भैया इसका एक भुजा आ गई 200 और सारी भुजा 200 है। फिर कह रहे भैया इसका जो पेरीमीटर है वो आपका 240 है। सॉरी, पेरीमीटर कर रहा हूं, एक विकर्ण अगर 240 है तो इस पॉइंट से आधा आधा हो जाएगा। भाई 240 का आधा कितना होता है 120 और 120। अब हम यहां पर ट्रिपलेट लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इतना बड़ा ट्रिपलेट जानते ही नहीं है। हम क्या है, हम इतना बड़ा ट्रिपलेट, इतना बड़ा तिर्यक जानते ही नहीं है जहां पर 120 और 200 बनता हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम कर सकते हैं 120 और 200 का अनुपात ले सकते हैं, तो तीसरी वाली भुजा हमारे पास आ जाएगी। भाई अगर मैं बात करता हूं किससे, 40 से, 40 दिया 120, 40 पंजे 200, तो 3 और 5 आते होंगे, तो भैया उसमें एक 4 भी होता है, 3 4 5 का ही तो ट्रिपलेट होता है। 3 यूनिट का मान 120 यानी कि 40 से गुणा हुआ है, 5 को भी अगर मैं 40 से गुणा करता हूं तो 200 मिलता है, तो इसको भी अगर मैं 40 से गुणा करूं तो कितना मिलेगा 160। यानी कि तीसरी भुजा हमें क्या मिल गई 160 मिल गई। क्या मिली बच्चा तीसरी भुजा 160। अगर ये 160 है तो ये भी 160 होगा, यहां से यहां तक 160, यहां से यहां तक 160, है ना। तो भैया हमारे पास दूसरा डायगोनल D1 कितना है, D1 तो 240 हमको दे रखा है। दूसरा डायगोनल, दूसरा विकर्ण कितना होगा बच्चे 160 प्लस 160,
यानी कि 320, दूसरा डायगोनल 320, पहला 240। आप इसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2, तो हो जाएगा 1/2 गुणा 240 गुणा 320। 2 से जाएगा 120 बार, ये 2 जीरो लास्ट में आ जाएंगी। 12 दूनी 24, 2 12 36 और 2 38, 38,400 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से आपने कर लिया है। अब जो ये फॉर्मूला था, देखो इस फॉर्मूले का यूज हमने नहीं किया कहीं भी, इस वाले फॉर्मूले का, पता है जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बेसिक सिखा दिया कि भैया आपको ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हम ट्रिपलेट वगैरह लगा सकते हैं। ट्रिपलेट नहीं लगेगा तो पाइथागोरस लगा देंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो फिर आपको इस फॉर्मूले की कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है फिर आपको फॉर्मूले की, है ना। हालांकि आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार सवालों में कहता है कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योग इतना है, तो भुजा बताओ कितनी होगी। सवाल बना है एक बार एसएससी के किसी एग्जाम में कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योग दे देगा, तो यानी कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर आपको देगा और कहेगा कि फिर परिमाप बताओ या भुजा बताओ, तो फिर हमको इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। वर्गों का योग बराबर 4a स्क्वायर, और वहां से a निकाल के पेरीमीटर पूछेगा, पेरीमीटर निकाल देंगे, और भुजा पूछेगा तो भुजा निकाल देंगे, है ना। तो चीजें कुछ भी बेकार नहीं होती, आपको आनी चाहिए। हालांकि बहुत सारी चीजें हमने बेसिक तरीके से एवरी क्वेश्चन हमने किया है, चाहे वो ये हो ये हो ये हो ये हो, ठीक है। हालांकि सवाल आपके एग्जाम में सम चतुर्भुज वगैरह से रेयरली है कि बने, वो रेक्टेंगल और स्क्वायर से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाते हैं। एनीवे हमको चीजें पढ़नी तो हैं भाई। चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, और अगला टाइप है बच्चे हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है भैया, जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं जीएम। ये पैरेलल लाइन है, ये जो दो डंडा खींचे हैं ना मैंने, ये पैरेलल लाइन समांतर रेखा को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पैरेलल लाइन और जीएम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मेरी बात सुनना, मैंने रोम्बस के बारे में क्या बताया था आपको। रोम्बस के बारे में मैंने बोला था कि किसी भी स्क्वायर को अगर मैं दो कोने पकड़ के खींच दूं तो वो रोम्बस बन जाएगा, साइड सारी बराबर रहेंगी। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं बच्चे एक रेक्टेंगल की, जिसमें ये एल है ये बी है, और मैं क्या करता हूं इसके दो कोने पकड़ के खींचता हूं, ये वाला कोना इधर, ये वाला कोना इधर, हल्का सा मैंने खींचा, तो हमारा क्या बना, हमारा निकल के आएगा कुछ इस तरह की आकृति, है ना भाई, इस तरह की। और जो इस तरह की आकृति होगी उसको बोलेंगे क्या, पैरेललोग्राम। तो आप समझे कि पैरेललोग्राम हमारा रेक्टेंगल से बनता है कोने खींच के, और जो रोम्बस होता है वो स्क्वायर से बनता है कोने खींच के। तो यहां पर इसकी ये भुजा तो एल रहेगी, भुजा थोड़ी चेंज हो जाएगी, एंगल चेंज होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, एंगल चेंज होते हैं। ये दोनों साइड हमारी पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, हालांकि इसमें भी होती हैं। तो इसमें हर एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। देखो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया कि पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बना कैसे है, या रोम्बस बना कैसे है, सम चतुर्भुज। और यहां पर एक हाइट का कॉन्सेप्ट आता है नया, कि भाई दोनों साइड, दोनों भुजा, जो इन भुजाओं को समांतर भुजा कहते हैं, ये जो भुजा है ना इनको समांतर और इनको भी समांतर कहते हैं। अब मैं क्या करता हूं, सामने वाली भुजा से ना, सामने वाली भुजा से एक लंब परपेंडिकुलर डालता हूं मैं इस वाली लाइन पे। क्या डालता हूं मैं, परपेंडिकुलर डालता हूं, और इसको मैंने बोला है H1। क्या बोला है बच्चे, H1 बोल दिया मैंने इसको। तो यहां पर अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं, अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं, तो भैया जिस भुजा पर लंब डला हुआ है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आधार। तो भैया आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई,
ये मैंने आपको बोला था कल भी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी चतुर्भुज में जो एरिया होता है वो होता है आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं यहां पर, और आधार क्या होता है, जिस लाइन पर लंब डला हुआ है वो आधार माना जाएगा। तो इस लाइन पर लंब डला हुआ है तो आधार हो गया एल। क्या हो गया बच्चे, एल। और भैया लंब की हाइट कितनी है, h1, तो l इंटू h1। अब आप कहेंगे सर ऐसे भी तो डल सकता है, सर ऐसे भी तो डल सकता है लंब, तो क्या सर ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी तो हो सकता है सर। सामने वाली भुजा पर भी तो परपेंडिकुलर डल सकता है, ये वाला जिसको हम H2 भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। उस केस में फिर बच्चे हमारा जो आधार है वो B हो जाएगा, यानी कि हम कहेंगे एरिया को अगर हम B गुणा H2 कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एरिया को हम b गुणा h2 कहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये देखना है कि जो लंब है, जो हाइट है, वो कौन सी भुजा पे पड़ रही है। वो बोलेगा कि भैया कौन सी भुजा पर लंबाई, वो कहेगा बड़ी भुजा, इसको बोलते हैं बड़ी भुजा, इसको बोलते हैं छोटी भुजा, इसको बोलते हैं हम लार्ज साइड, इसको बोलते हैं स्मॉल साइड। साफ दिख रहा है ना, ये स्मॉल साइड है, ये हमारी लार्ज साइड है। तो लार्ज साइड पर लंब यानी कि h1 गुणा l, छोटी साइड पर लंब यानी कि h2 गुणा b, और यही हमारे एरिया होते हैं। ठीक है। और अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो सामने वाली भुजा भी l, ये b, भैया पेरीमीटर तो वही होता है परिमाप, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा, परिमाप। 2l प्लस बी, 2l प्लस बी। ठीक है, बस इतना सा यहां पर काम होता है। पैरेललोग्राम में ज्यादा चीजें आपको पूछकर परेशान करेगा भी नहीं एग्जामिनर। चलिए सवाल करते हैं, ये वाला सवाल देखेंगे जरा। सवाल करा, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार की लंबाई बता दो कितनी होगी। बता सकते हो भाई आप तो। सवाल कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, बच्चे इस बार आपको हाइट दे दी उसने 7 सेंटीमीटर, कह रहा है एरिया 161 है सेंटीमीटर स्क्वायर, और बोला है कि इसके आधार की लंबाई, आधार की लंबाई यानी कि एल और बी कुछ भी पूछ सकता है, वो फर्क नहीं पड़ता है। आधार किस पर ही सर आप कहेंगे सर ये जरूरी थोड़ी है लंबाई, आधार की लंबाई ये एल की ही बात कर रहा है, ये सर ये यही बात कर रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। उसने कब बोला आपसे लंबाई निकालनी है, ऑप्शन ए की मैच कर जाएगा, हमें मतलब ही नहीं है कोई, चाहे हमारी ये वाली भुजा हो चाहे ये वाली हो, क्या फर्क पड़ता है ना। आप एल मान लो, तो हमें पता है कि एरिया बराबर क्या होता है बच्चे, एल इंटू एच। एरिया कितना है 161, एल हमें निकालना है, ऊंचाई कितनी है 7, तो एल कितना हो जाएगा 161 बाई 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, कितना हो जाएगा 23। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे अगर हम चलें, इस सवाल को देखिए भाई जरा। सवाल है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 508 मीटर स्क्वायर है और उसका आधार 40 मीटर है, तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई कितनी है। इस बार उसने असंगत ऊंचाई यानी कि वही हाइट पूछ ली। कह रहा है भाई एरिया 508 है, कितना है बच्चे 508, कह रहा है इसके आधार 40 मीटर है, 40 मीटर, हाइट आपसे पूछ ली है। दुनिया जानती है एरिया बराबर एल इंटू एच होता है, आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है 40 गुणा ऊंचाई बराबर कितना आएगा बच्चे 508, तो यहां से h कितना आ जाएगा 508 बटे 40, 4 धाम 40, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12.7। कितना आएगा बच्चा 12.7, ऑप्शन नंबर सी। और सिंपल सी चीजें हैं, अगर फॉर्मूले क्लियर है ना मेंसुरेशन में, मैं कह रहा हूं एक भी सवाल अगर बना तो आपसे नहीं चपरेगा, एक भी सवाल। और मेंसुरेशन के सवाल बच्चे मेरा विश्वास करो बहुत कम बच्चे करके आते हैं, और बहुत कम बच्चे करके आते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि पिछले 3-4 साल का मैंने एनालिसिस किया है, बहुत सरल क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट फॉर्मूले में, परेशान करेगा ही नहीं आपको।
और अगर उसे भी अगर बहुत कम बच्चे करके आ रहे हैं और आप उसे कर गए, भाई 0.001 मार्क्स से बच्चे फेल होते हैं, और आप तो एक सिंगल सवाल करके कितना आगे निकल जाओगे, सोचो थोड़ा। तो मेंसुरेशन को छोड़ के नहीं जाना है। बाकी चैप्टर आपने पढ़ लिए, सब पढ़ते हैं भाई। परसेंटेज आपने पढ़ा, लाखों बच्चों ने पढ़ा होगा। प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ा, लाखों बच्चों ने पढ़ा होगा, है ना। तो वो चीज करेंगे जो थोड़ा सा अलग हो। और दूसरी बात, चीजें आसान भी है ना, टाइम भी है आपके पास, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। आप लोगों का आप सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उठा के अपने नोट्स रिवाइज करना। 2.0 के चक्कर में मत पढ़ना भाई आप, मैं फिर कह रहा हूं, है ना। कोई भी पढ़ाए टीचर, मैं पढ़ाऊं कोई और पढ़ाए, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ये बैच पूरा किया है और आप 2.0 सेकंड बैच जो आएगा उसे आप पढ़ रहे हो, तो फिर आपका ये वाला बैच वेस्ट है, आपकी सारी मेहनत वेस्ट है, सारी क्लासेस वेस्ट हैं, कोई फायदा नहीं है। एक स्टूडेंट की तरह, एक बड़े भाई की तरह मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। यस, मानना मेरी बात। अगर सिलेक्शन लेना है तो उठाकर बंद कर देना बिल्कुल। यूट्यूब वगैरह पे प्रैक्टिस सेट देख सकते हो, बाकी एप्लीकेशन को बंद कर देना। अपने नोट्स जो तुमने तैयार किए हैं उन्हीं से रिवाइज करना। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपना वीडियो उठाकर वो खोल के देख लिया कॉन्सेप्ट। बाकी फिर से अगर तुम क्लासेस 1 से लेने बैठोगे, 2 बैच करूंगा भाई, क्लियर चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ऐसे तो दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर सिलेक्शन नहीं होता है बच्चा। एक बार आपने कोर्स कर लिया, अपना खुद का पढ़ना है, खुद के दम पर सिलेक्शन लेना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार बार बार बैच लेने से, बार बार क्लास लेने से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। 2 बैच यहाँ कर लोगे, रह जाओगे, फिर अगली वैकेंसी के लिए 2-3 बैच करने लग जाओगे। अपने लिए टाइम नहीं दे पाओगे, रिवीजन के लिए टाइम नहीं दे पाओगे, वो मस्ट है। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 है यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार से दोगुना है। ऊंचाई और आधार का रेशियो हमको दे दिया है बच्चे, हाइट और एल का रेशियो, है ना। ये ऊंचाई है, ये आधार है। कह रहा है ऊंचाई जो है आधार से दुगनी है। आधार अगर 1 यूनिट है तो ऊंचाई कितनी है बच्चा, 2 यूनिट है, ऐसा सवाल ने बोला है। जो ऊंचाई है वो आधार का डबल है। तो क्या मैं यहां इसको 2r और इसको 1r कह सकता हूं। अब हमें पता है कि क्षेत्रफल जो होता है वो L इंटू एच होता है बराबर ए, यानी कि 2r इंटू आर बराबर एरिया कितना है 338। तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18। आर स्क्वायर बराबर 169। तो आर बराबर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 169। अंडर रूट ऑफ 169 कितना होता है प्यारे भाई, 13 होता है। तो करें इसका आधार क्या है, आधार तो L यानी कि 1 आर है, और आर की वैल्यू हमने 13 निकाली है। तो आधार कितना हो जाएगा बच्चे, आधार हो जाएगा 13 यूनिट। कितना होगा, 13 यूनिट। भाई आप लोगों ने यार 3-3 4-4 महीने पहले तैयारी करना शुरू किया है बाकी बच्चों से। जो लोग अब सेकंड बैच में आएंगे, सेकंड बैच से तैयारी करना शुरू करेंगे, यार ठीक है वो लोगों ने लेट तैयारी करना शुरू किया, उनको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनसे प्लस हो। वो लोग अब बैच शुरू करेंगे, आप कंप्लीट कर दिया आपने, तो उसका फायदा उठाओ ना। क्यों फिर उनके साथ शामिल होकर दोबारा क्लासेस के बीच में फंसना चाह रहे हो। आप खुद सोचो, आज आपकी क्लासेस चल रही हैं, चलो अब तो कम हो गई हैं। आपकी क्लासेस जब पूरे फुल स्विंग पर चल रही थी, आपके पास रिवीजन का टाइम था, नहीं था ना। अब मिलेगा ना प्रॉपर आपको। जनवरी में अगर मैं पेपर आपका मानता हूं, तो आपके पास अब सितंबर शुरू हुआ है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हैं आपके पास। मैं कह रहा हूं 4 महीने में कलेक्शन तो छोड़ो, आप टॉप रैंक ला सकते हो। अगर आप आज एक एवरेज बच्चे हो, बिलो एवरेज भी हो, मान लो आपके आज मॉक टेस्ट आप देते हो, 50% भी नंबर नहीं बनते हैं। मान लो 100 नंबर का पेपर है, 50 भी आपके नहीं बनते हैं, 44, 45, 40 भी हैं, आप टॉप कर सकते हो। मैं सिलेक्शन तो बहुत पीछे छोड़ रहा हूँ, 4 महीने में टॉप कर जाओगे आप अगर आपने पूरा बैच कर लिया है केवल रिवीजन करने से। कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रम से 21 मीटर और 28 मीटर हैं, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका एक विकर्ण 35 है। देखो यहां थोड़ा सा ना हमें मदद लेनी होगी बच्चे, किसकी, दिमाग की
कैसे, जरा देखते हैं। भाई ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। सवाल कह रहा है कि कोई एक विकर्ण की बात की है उसने। देखो ये जो विकर्ण अगर मैं खींचता हूं ना, तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगा। जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, दोनों पार्ट बराबर भागों में बट जाएंगे। कह रहा है संगत भुजाएं कितनी है, ये 21 है, ये 28 है, ये 28 है। कह रहे भैया इसका क्षेत्रफल क्या होगा यदि एक विकर्ण 35 है। इस विकर्ण को सपोज मैं 35 मान लेता हूं, तो क्या मैं इस वाले त्रिभुज का एरिया निकाल सकता हूं और उसका डबल कर दूंगा, पूरे का एरिया आ जाएगा। भैया आप मुझे खुद बताओ कि मुझे दो संगत भुजाएं दे दी हैं, एडजेसेंट साइड दे दी हैं और एक विकर्ण दे दिया है और कह रहा है बताओ क्षेत्रफल। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चे कि मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूं और उसका डबल कर दूं? या फिर भाई बात तो वही है, ये भी 21 है, ये भी 28 है, आप इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, डबल कर दो। और ट्रायंगल के एरिया के लिए आपको जो साइड दी हुई है, पहले इनका रेशियो देखना जरा, क्या ये ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है? ट्रिपलेट बन रहा है तो ये वाला त्रिभुज राइट एंगल होगा, ये वाला त्रिभुज बच्चे राइट एंगल होगा, तो ये भी राइट एंगल होगा। तो फिर ये समांतर चतुर्भुज हमारा रेक्टेंगल होगा एक्चुअल में। एक्चुअल में फिर ये रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। तो जरा 21 28 क्या करेंगे बच्चे, 21 28 और 35 का रेशियो बताना जरा मुझे। 7 या 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। अरे वाह, ये तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ सॉरी, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ये तो। और अगर समकोण त्रिभुज है तो भैया एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री का तभी होगा जब ये हमारा जो समांतर चतुर्भुज है ये हमारा रेक्टेंगल हो, यानी कि आयत हो। तो भैया एक्चुअल में ये समांतर चतुर्भुज हमारा आयत है, जिसकी एक भुजा 21 है, एक 28 है और डायगोनल हमारा 35 उसने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चे, डायगोनल हमारा 35 दिया हुआ है। तो या तो आप 21 गुणा 28 कर लो, लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया के लिए, या फिर आप क्या करो, एरिया के लिए आप क्या करो बच्चे, 2 गुणा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे कर लो आप कि भैया ये तो हमारा एक एक त्रिभुज का एरिया हो गया इसका, और दोनों का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। या फिर आप समझ गए कि अगर ये तीनों ट्रिपलेट बन रही हैं, तिर्यक बन रही हैं, तो ये समांतर नहीं है, फिर ये हमारा वो पैरेललोग्राम नहीं है, ये हमारा फिर रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल की भुजा को अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो एरिया मिलता है 21 गुणा 28, पूरा एरिया आ जाएगा। क्योंकि यहां भी 2 से 2 कटना ही है, 21 गुणा 28 ही मिलेगा। 28 एकम 28, 2 28 दूनी 56 और 2 58, यानी कि 588 हमारा क्या है बच्चे, एरिया हो जाएगा। हालांकि इतना डीप क्वेश्चन है, पूछ सकता है। चलो अगले टाइप पर चलते हैं बच्चे, थोड़ा सा समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं। समलंब, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। सिंपल सा सवाल बनता है इससे तो। ट्रेपीजियम में बना के दिखाता हूं आपको, क्या है ये, कुछ इस तरीके से आपको ट्रेपीजियम दिखेगा, कुछ इस तरीके से होता है ट्रेपीजियम। ऊपर की जो भुजा होती है वो छोटी होती है, नीचे की भुजा बड़ी होती है, और दोनों पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर यानी कि जिनका गैप बराबर हो। ये वाली समांतर नहीं होती, ये थोड़ी सी झुकी हुई होती हैं, इनको लेटरल बोलते हैं, थोड़ी सी झुकी हुई होती हैं, है ना। तो इनके बीच एक क्या होता है, एक हाइट होती है ये वाली। अगर मैं इसको ए मानता हूं ऊपर वाली को, इसको बी मानता हूं नीचे वाली को, ये हमारी एच हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो यहां से बच्चे अगर मैं एरिया की बात करता हूं, ये दोनों भुजाएं अलग अलग होती हैं बच्चे, ये दोनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अगर मैं बात करता हूं बच्चे एरिया की, इससे एरिया ही पूछेगा आपसे जब भी ट्रेपीजियम का सवाल, पहली बात तो बनेगा नहीं, बना तो एरिया पूछेगा बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, ए प्लस बी पैरेलल साइड का योग, और गुणा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी।
दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट या डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सवाल मैं दिखाता हूं आपको क्या है, जरा देखेंगे बच्चे इस सवाल को एक बार। सवाल है भाई, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है और दोनों समांतर भुजाएं पैरेलल साइड हैं 28 और 12 हैं, इनके बीच की दूरी क्या होगी। देखो आज हम क्या करेंगे, आज हम सर्किल भी खत्म करेंगे और कल हम जो है आधे घंटे में तो पॉलीगन करेंगे, बहुभुज, और बचा हुआ जो 1 घंटा है उसमें हम लोग 3D वाला जो घन घनाभ वाला पार्ट है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। घन तो एटलीस्ट कंप्लीट होगा ही कल, है ना। तो और घनाभ के हो सकता है फॉर्मूलेज वगैरह भी लिख लें। घन और घनाभ मोस्ट इंपोर्टेंट है 3D मेंसुरेशन में। उसके बाद में बेलन आता है, शंकु आता है, गोला आता है, ये तो फिर छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, रोम्बस आपका, ट्रेपीजियम आपका, पैरेललोग्राम, ऐसे ही फिर उधर वो बचते हैं कि गोला है आपका, सिलेंडर यानी कि बेलन है, फिर कोण, शंकु है, वो छोटे छोटे पार्ट हैं। बड़ा पार्ट है थोड़ा सा घन और घनाभ, जैसे हमने यहाँ स्क्वायर और रेक्टेंगल पे टाइम दिया था ना, वहां भी थोड़े से बड़े पार्ट हैं वो। क्रैक समलंब का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है और दो समांतर भुजाएं 28, 12 हैं, तो इनके बीच डिफरेंस क्या होगा। भैया हम जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है बच्चे, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग और इंटू एच, है ना। तो 1/2 दोनों समांतर भुजाएं कितनी है, 28 और 12, और इंटू एच, और एरिया कितना है 180। तो 1/2 28 और 12 40 इंटू एच बराबर 180, 2 से जाएगा 20 बार, तो यहां से h कितना हो जाएगा 180/20, यानी कि 9। h कितना है आपका 9, यही पूछा है आपसे बस। ये सवाल करेंगे जरा। कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 28 है। यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 है तो दूसरी की क्या होगी। इस तरह से मतलब बड़ा सिंपल सी चीजें पूछेगा। फॉर्मूला पता है तो बच्चे मैं कह रहा हूं कर जाओगे सवाल आप डेफिनेटली। कह रहे भैया क्षेत्रफल इतना है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h इक्वल्स टू 28 दे रखा है, एक समांतर भुजा दे रखी है 72, दूसरी आपसे पूछ ली है। तो क्या हम कह सकते हैं 1/2 a प्लस बी इंटू एच बराबर 1792 होगा। तो 1/2 72 प्लस बी इंटू एच 28 बराबर 1792, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से 2 से जाएगा 14 बार, और 14 से जाएगा 14 एकम 14, 3, 14 दूनी 28, 14 अट्ठे 112। तो b कितना हो जाएगा 128 माइनस 72, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गए 5, दूसरी भुजा कितनी हो गई 56 हो गई। ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल दूं, ये सवाल करना जरा। करे समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है, 1440 वर्ग मीटर है। करे समांतर भुजाओं का अनुपात, यहां रेशियो दे दिया हमको, और लंबी समांतर भुजा की लंबाई, लंबी वाली की भुजा आपसे पूछी हुई है। तो समांतर भुजाओं का रेशियो यानी कि ए बी आपको दे दिया है बच्चे 5 और 3। क्या मैं इसको 5r और 3r कह सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं। और एरिया हमको दिया हुआ है बच्चे 1440, एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू एच बराबर कितना है 1440। यहां पर 1/2 a प्लस बी कितना है 5 और 3 8r, हाइट कितनी है 24 बराबर 1440।
24 छिक्के 144, 60 बार जाएगा। 2 से जाएगा 2 चौके 8। आर कितना हो जाएगा 60/4 यानी कि 15। आर की वैल्यू कितनी मिल गई 15। कह रहा है लंबी समांतर भुजा कितनी होगी 5R होगी। 5 इंटू 15, 15 5 75 यानी कि हमारा जवाब होगा बच्चा 75 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल अच्छा है, इसे देखेंगे जरा। ये सच में अच्छा सवाल है। कह रहे कि एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर 12 है। यानी कि आपको h का मान दे दिया है 12। h का मान कितना है बच्चे, h का मान है 12। फिर उसने बोला दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, नहीं अंतर नहीं, अंतर कुछ और कह रहा है। समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच अंतर, सॉरी, a माइनस बी दिया हुआ है आपको 12। a माइनस बी 12 है। कह रहा है समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी h दी हुई है आपको 60। h कितनी दी हुई है बच्चे, h दी हुई है आपको 60। कह रहा है यदि समलंब का क्षेत्रफल एरिया अगर 1380 है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ क्या होगी। हाँ देखो दो तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। दोनों भुजाएं पूछ ली उसने, लंबी और छोटी, दोनों के बीच का डिफरेंस 12 है तो ऑप्शन चेक कर लो 12 किसका डिफरेंस है। आई थिंक सबका डिफरेंस 12 बन रहा है। तो फिर हमें देखना है कि इन्हीं दो को लेकर आधा करके h से गुणा करके 1380 कहां बन रहा है, थोड़ा सा ये भी हमको देखना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि भैया 1/2 a प्लस बी और h कितना है 60, एरिया कितना है 1380। तो क्या मैं 2 से जाऊंगा 30 बार, तो a प्लस बी कितना होगा मेरे पास, a प्लस बी होगा 1380/30। 0 से 0 गया, 3 चौके 12, 3 छिंग 18। a प्लस बी कितना है 46, a माइनस बी कितना है 12। भैया a और b अलग अलग नहीं निकाल सकते हो क्या आप, भाई a माइनस बी आपको दिया हुआ है, a प्लस बी आपने निकाल दिया। अगर मैं a आपसे पूछूंगा तो दोनों को जोड़कर 12 + 46/2 यानी कि 58/2, आप कहेंगे ये हो गया 29। एक हो जाएगा b, बड़े में से छोटा घटा दो, 46 - 12/2। 6 में से 2 गए 4, 4 में से 1 गया 3, 34/2, ये आएगा 17। यानी कि हमें 29 और 17, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 29 एंड 17। अच्छा सवाल है ये। नहीं तो आप ऑप्शन की हेल्प भी ले लेते तो उसमें लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता। चलो यहां पर बच्चे चतुर्भुज वाला पार्ट जो है हमारा एंड होता है। अब हम करते हैं सर्किल, यानी कि वृत्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सर्कल, सर्किल यानी कि वृत्त। सर्किल के बारे में एक ऐसा टॉपिक है सब जानते हैं। देखो हो सकता है कि आप लोगों को समलंब के बारे में ना पता हो सकता है आपको समांतर के बारे में ना पता हो, मैं मान सकता हूं। लेकिन अगर मैं कहूं सर्कल, आप सब जानते हैं व्हाट इज सर्कल, वृत्त क्या है, फॉर्मूलेज वगैरह सब जानते हैं आप लोग। तो यहां पर मैं एक सर्कल कुछ इस तरह का बनाता हूं। बच्चे इसका एक केंद्र होता है, इसका एक सेंटर होता है। केंद्र यानी कि एक सर्कल के अंदर ऐसा पॉइंट जिससे मैं किसी भी पेरीफेरी, इसको बोलते हैं पेरीफेरी, सरकमफ्रेंस भी हम इसे बोल सकते हैं। सरकमफ्रेंस है ना, परिधि। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, परिधि। परिधि, परिधि। चतुर्भुज या त्रिभुज के केस में परिमाप होता है, सभी भुजाओं का योग। यहां पर इसको जो सर्कल वाला पार्ट है इसको परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, इसको कैपिटल सी भी बोल देते हैं, है ना। तो ऐसा पॉइंट के सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि पर कहीं भी आप किसी भी पॉइंट से आप लाइन खींच दो, सारी दूरी बराबर होंगी, इक्वल डिस्टेंस होंगी। और जो इक्वल डिस्टेंस होती है, जो बराबर दूरी होती है बच्चे, उनको बोलते हैं आर। आर मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। आर मतलब होता है बच्चे रेडियस। क्या होता है, रेडियस। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या।
क्या बोलते हैं बच्चे? त्रिज्या बोलते हैं। यानी कि सेंटर पॉइंट से सभी पॉइंट पर, इसके पेरीफेरी पर, इसके सरकमफ्रेंस पर, इसके परिधि पर कोई भी पॉइंट अगर मैं खींचता हूं, कोई भी लाइन अगर मैं खींचता हूं, तो इक्वल डिस्टेंस की होगी, बराबर दूरी की होगी, जिसको बोलते हैं हम आर, यानी कि रेडियस। उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। एक चीज और है बच्चे, जरा देखेंगे कि मान लो ये कोई सर्किल मैंने यहां पे खींचा, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अगर मैं एक लाइन इसकी परिधि से खींचूंगा और वो सेंटर से पास होती हुई दूसरे कोने पे टच हो जाएगी, तो यहां से और यहां तक की दूरी आर, और यहां से इस सेंटर पॉइंट से और यहां तक की दूरी आर। तो भैया आपको अगर एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन अगर आपने खींची है जो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंची है, एक्चुअल में उसका नाम दिया जाता है डी। और डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है डायामीटर। क्या होता है बच्चे? डी बराबर होता है डायामीटर। डायामीटर यानी कि व्यास। और आप यहां पर देख चुके हैं कि भैया जो व्यास होता है ना, जो डायामीटर होता है, वो त्रिज्या का डबल होता है, यानी कि r प्लस आर दैट इज 2r। या फिर यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि डायामीटर का आधा अगर आप करते हो तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी। डायामीटर का आधा अगर आप करते हो बच्चा, तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी, है ना। अगर केवल सेंटर से ही खींचते हो, केंद्र से ही खींचते हो, तो त्रिज्या। लेकिन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाते हो जो आपके केंद्र से पास होता है, तो उसको बोलते हैं हम डायामीटर, यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग व्यास। और जो व्यास होता है बच्चे, वो हमारी त्रिज्या का डबल होता है। वो हमारी त्रिज्या का डबल होता है। अरे सॉरी, गलत लिख दिया, सरकमफेरेंस, सॉरी बच्चा। ठीक है भाई, तो अब इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, थोड़े से फॉर्मूलेज भी देख लेते हैं। फॉर्मूलेज क्या है? ये मैंने केंद्र लिया है, यहां से ये रेडियस मैंने लिखा है। तो अगर सबसे पहले मैं इसकी सरकमफेरेंस यानी कि परिधि की बात करता हूं, परिधि, इसको पेरीमीटर भी कई बार बोल दिया जाता है, वो होता है 2πr। क्या होता है बच्चे? 2πr। यहां पर पाई का मान हमें क्या रखना है? पाई का मान रखना है 22/7, 22/7, 22/7। पाई का मान 22/7 रखेंगे, या फिर कई जगह पाई का जो मान है बच्चे, वो पॉइंट में अगर हम रखें तो 3.14 भी रखा जाता है। क्या रखा जाता है? 3.14 भी रखा जाता है, और नहीं तो नॉर्मली 22/7 रखा जाता है। तो यहां पर 2πr हमारा पेरीमीटर या परिमाप या फिर परिधि या सरकमफेरेंस हो गया। इसको एक तरह से और लिखा जाता है, देखो अगर मैं 2r को एक साथ लिखूं, और 2r मतलब क्या होता है? d बराबर 2r होता है। और अगर मैं d से रिप्लेस करूंगा तो भैया इसका पेरीमीटर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? पाई इंटू डी। भाई एक ही तो बात है, यहां पर मैंने 2πr लिखा है, यहां पर मैंने 2πr लिखा है, 2r को मैंने एक साथ लिया और उसको मैंने d लिख दिया, तो हमारा पेरीमीटर, हमारी परिधि, सरकमफेरेंस पाई डी हो जाएगा। ओके। इसके एरिया की अगर मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं बच्चे, क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भैया पाई इंटू आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई इंटू आर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल होता है। ये क्या होता है? ये इसका एरिया होता है। ठीक है, दो चीज हैं, बाकी छोटी छोटी चीजें मैं आपको और बताता हूं। एरिया ऑफ रिंग भी इसी में बनता है, एरिया ऑफ पाथ भी इसी में बनता है। सपोज मैंने कोई सर्कल बनाया, सर्कल बनाया, और इसके बाहर की तरफ मैं एक और सर्कल बनाता हूं कुछ इस कदर, है ना। ये सेंटर है, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर है, यहां से यहां तक की दूरी जो है सपोज ये कैपिटल आर है। और ये जो पाथ है, ये इस सर्किल के पीले वाले कलर रेखा से जो सर्किल है, इसके चारों तरफ एक पाथ है जिसकी चौड़ाई थ्रू आउट द पाथ डी है। कितना है बच्चे? डी है। और हमसे पूछेगा एरिया ऑफ पाथ। कई बार इसको एरिया ऑफ रिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एरिया ऑफ रिंग या एरिया ऑफ पाथ भी बोला जाता है। एरिया ऑफ पाथ, रास्ते का क्षेत्रफल, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ पाथ या फिर एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग, है ना। ये वाला एरिया आपसे पूछा जाएगा, तो आप खुद मुझे बताओ कैसे निकल सकता है ये।
कैसे निकल सकता है ये? क्या मैं इस जो हमारा कैपिटल आर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आर प्लस डी? भाई कोई प्रॉब्लम है आपको अगर मैं इसको आर प्लस डी लिखता हूं? भाई ये जो कैपिटल आर है बच्चा, देखना सामने, ये जो कैपिटल आर है यहां से यहां तक, क्या मैं इसको यहां से यहां तक कितना है आर, और यहां से यहां तक कितना है डी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर प्लस डी? बिल्कुल लिख सकते हो सर। अब आप खुद थोड़ा सा प्रैक्टिकली थोड़ा सा टेक्निकली सोचो कि अगर मैं इस वाले क्षेत्र का एरिया आपसे पूछ रहा हूं, इस वाले का, तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर बड़े वाले सर्किल के एरिया में से, भाई बड़े वाले सर्किल के एरिया में से इसमें से अगर मैं छोटे वाले का एरिया माइनस कर दे रहा हूं, छोटे वाले का, तो क्या जो मुझे मिलेगा वो एरिया ऑफ द पाथ मिलेगा? बड़े वाले में से छोटा वाला हटा दो क्षेत्रफल, तो जो मिलेगा एरिया ऑफ पाथ या एरिया ऑफ रिंग मिलेगा। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं पाई इंटू आर स्क्वायर बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, आराम से कह सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो पाई इंटू कैपिटल आर को आपने क्या लिखा है आर प्लस डी का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आप इसे आगे भी सॉल्व करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बना सकते हो, नहीं तो फिर आप यहीं पे रोक दो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपने ये पता होना चाहिए कि अगर हमें एरिया ऑफ द पाथ चाहिए तो बाहर वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ द रिंग या एरिया ऑफ द पाथ मिल जाएगा। दैट्स ऑल, है ना? वेरी गुड। चलो आगे अगर मैं लेकर चलूं आपको अर्धवृत्त की तरफ, थोड़ा सा सेमी सर्कल की तरफ, सेमी सर्कल या फिर अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की बच्चे अगर हम बात करें तो अर्धवृत्त होता है कुछ इस कदर होता है अर्धवृत्त। ये होता है सर? नहीं, मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। ये होता है अर्धवृत्त, ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका सेमी सर्कल, ये वाला। ठीक है भाई, ये होता है आपका अर्धवृत्त, यानी कि यहां इसका एक सेंटर होता है जिसको क्या बोलते हैं ओ, यहां से यहां तक की दूरी आर, यहां से यहां तक की दूरी आर, है ना? यानी कि हमने एक सर्कल को ना बीच में से काट दिया तो क्या बन गया, वो हमारा अर्धवृत्त बन गया। अब यहां पर बच्चे इसका जो हमारा, सबसे पहले तो पेरीमीटर की ही बात करते हैं। अगर मैं इसके पेरीमीटर यानी कि परिधि यानी कि परिमाप की बात अगर मैं करता हूं तो क्या होता है जरा देखेंगे बच्चे। ये होता है देखो 2 पाई आर का आधा पाई आर, भाई 2 पाई आर तो पूरे सर्किल का होता है, उसका आधा पाई आर प्लस, अब ये वाले भी जुड़ जाएगा, ये वाली लाइन भी जुड़ेगी। पाई आर तो केवल इसका होता है, इसका पाई आर, 2 पाई आर का आधा इसका होता है, लेकिन अब एक सेमी सर्कल में एक नई लाइन भी जुड़ी है ये वाली, जिसको हम कहते हैं आर प्लस आर, दैट इज 2 आर। कितना होगा बच्चे, आर प्लस आर दैट इज 2 आर। इसको आप आगे थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हो कि यहां से अगर मैं आर कॉमन ले लूं तो पाई प्लस 2, पाई का मान अगर मैं 22/7 रखता हूं, 22/7, 22/7 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा आर गुणा 7 दूनी 14, 22 और 14 36/7। तो यहां से आप कह सकते हो कि इसका जो पेरीमीटर होता है वो 36R/7। डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, नहीं तो आप ये भी याद रख सकते हो। किसी भी सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा ना, किसी भी सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो या तो पाई आर प्लस 2R होगा, वो या तो पाई आर प्लस 2R होगा, या फिर उसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो 36R/7 होगा। क्या होगा बच्चे, 36R/7 होगा। ठीक है, इसको मैंने आगे सॉल्व किया, पाई का मान रखा, तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो 36R/7, और आप इसको ये भी कह सकते हो कि पेरीमीटर जो होगा वो पाई आर प्लस 2R होगा। भाई फॉर्मूलेज हैं, याद तो करने ही पड़ेंगे। कौन आया, कैसे फॉर्मूला बना, कहां से आया, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे सवाल मेंसुरेशन में चलेंगे ही नहीं।
ये मेंसुरेशन के लिए वैलिड क्वेश्चन है ही नहीं कि जी ये फॉर्मूला कहाँ से है, पाई कहाँ से आए, पाई की वैल्यू 22/7 क्यों है। ऐसे सवाल अगर आप कर रहे हो तो मेंसुरेशन के लिए इनवैलिड क्वेश्चन है ये। जो है वो आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए, अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बच्चे अगर मैं बात करता हूं एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा πr², और उसको 2 से डिवाइड कर दो, बस ये इसका एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और रह गया है, एक कॉन्सेप्ट रह गया है पहिए वाला, पहिए के चक्कर। फिर सवाल ही सवाल बचेंगे, पहिए के चक्कर। ठीक है, आप कह सकते हो क्या, राउंड ऑफ व्हील। इंग्लिश वाले बच्चे राउंड ऑफ व्हील भी बोल सकते हैं और पहिए के चक्कर भी बोल सकते हैं। अब एक पहिया अगर मैं बनाता हूं, सामने देखना बच्चे सभी लोग, कोई कार्ट है, कोई गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उसका एक पहिया मैं यहां पर बना रहा हूं। देखना अब आप लोग, ये पहिया मैं यहां बना रहा हूं, ये इसका पहिए का केंद्र है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये पहिया, अगर ये बच्चे जो आपका व्हील है, ये पहिया पूरा एक चक्कर लगाएगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, पूरी एक चक्कर में कितनी दूरी ये वाला पहिया कवर करेगा। सपोज मैंने इस पहिए पे ना एक मार्क कर दिया, मैं इस पर एक मार्क कर दे रहा हूं, मैंने इस पर एक मार्क यहां पर कर दिया, और मैंने कहा कि देखते हैं ये मार्क मैंने यहां पर किया है कितनी देर में ये वापस आएगा, या कितनी दूरी चलने के बाद ये वापस आएगा। अब पहिए ने कुछ इस कदर घूमना शुरू किया तो ये मार्क भी चलेगा, भाई पहिया घूमेगा तो ये जो मार्क मैंने किया है ये अपनी जगह बदलेगा। यहां मैंने मार्क किया था तो भैया ये पहिया मार्क ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये मार्क आता 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 पूरा अपनी जगह पर वापिस आ जाएगा। कब, कब, जब ये चक्कर पूरा एक चक्कर लगाएगा, ये जो पहिया है पूरा एक चक्कर लगाएगा, तब जाकर ये मार्क अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, मैं यही क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि वही ओरिजिनल पोजीशन तब आएगी जब ये पहिया पूरा एक चक्कर चलेगा, यानी कि अपनी परिधि जितनी दूरी जब ये कवर करेगा ना, अपने पेरीमीटर जितनी दूरी ये कवर करेगा पहिया, पूरे पेरीमीटर जितनी, तब जाकर ये मार्क जो मैंने लगाया है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं बच्चे कि एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में जो दूरी तय की गई दूरी कितनी है, तय की गई दूरी, क्या आप बता सकते हैं? यस सर, एक चक्कर यानी कि मार्क अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आया है तो एक चक्कर में तय की गई दूरी है सर 2πr, अगर मैं इसका रेडियस r मानता हूं तो। क्या ये बात आपको क्लियर हुई कि एक चक्कर की दूरी अगर आपसे कहेगा तो आप कहेंगे 2πr। अगर मैं कहूंगा n चक्कर में चली गई दूरी, ऐसे करके अगर मैं कहूंगा n चक्कर, अब वो कितने भी हो सकते हैं, 2 4 6 8 100 200 2000 4000 6000, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि n चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, n चक्कर में तय की गई दूरी? तो आप कहेंगे सर 2πr तो एक चक्कर की दूरी है, n से गुणा कर दो, बस जितने चक्कर होंगे हमें मिल जाएगा कुल दूरी कितनी चली है। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, देखा सब कुछ आपने बड़े सिंपल तरीके से सीख लिया। मैं कोई फॉर्मूला आपको याद करा ही नहीं रहा हूं, मैंने तो सिंपल सी बात आपसे पूछी है, एक चक्कर में कितनी दूरी सर, जितनी अपनी परिधि है, पेरीमीटर है, ये मार्क तभी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। मैंने कहा अच्छा तो बताओ n चक्कर में, मैं कहूं 100 चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, आप कह दोगे सर 100 गुणा 2πr, सिंपल सा फॉर्मूला है, बराबर कुल दूरी कर देंगे, है ना। तो वहां से हमारा जो सवाल है बन जाएगा, तो हो गया फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है सर, सब कुछ क्लियर हो गया है। चलो ये पहिए का केस है, अब मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, जो भी सवाल आता जाए आप तुरंत तुरंत उसे करते जाएंगे। ठीक है, कई सारे सवाल मेरे पास हैं। सवाल है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, सभी लोग बताएंगे बच्चे मुझे। बाईस सेंटीमीटर परिधि है, पेरीमीटर है, तो सबसे पहले तो क्या हमें यह करना होगा,
2 पाई आर बराबर 22 दिया हुआ है, तो 2 गुणा पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर बराबर कितना है बच्चे 22। 22 से 22 कटेगा, ये 7 उधर जाएगा तो आर कितना आएगा 7 और ये 2 नीचे आ जाएगा। आर कितना आएगा 7/2। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यानी कि पाई का मान अगर मैं 22/7 लिखूं, आर स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कटेगा, 22 की 7 में गुणा करोगे तो 154 और बटे 2 दूनी 4। तो 4 तिया 12, 3 4 अट्ठू 32, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 38.25 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, 38.25। वेरी गुड। अगले सवाल पे चलें तो ये सवाल देखेंगे भाई जरा। एसएससी जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है। कह रहे कि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर, भाई वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चे 2 पाई आर, या फिर मैं इसको पाई डी भी कह सकता हूं, क्योंकि बात यहां व्यास की हो रही है ना, तो परिधि को फिर हम पाई डी की फॉर्म में लिखेंगे, पाई डी, और उसमें से व्यास को मैं डी कहता हूं। तो अंतर कितना है बच्चे 12। अंतर कितना है 12, है ना। होता हालांकि परिधि 2 पाई आर है, लेकिन वो बात व्यास की कर रहा है तो मैं उसको 2 पाई आर कह रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको 2 पाई आर कह रहा हूं। तो यहां से अगर मैं डी को कॉमन ले लूं बच्चे, तो यहां मिलेगा पाई -1। तो डी को अगर मैं कॉमन ले लूं तो पाई की वैल्यू है 22/7 -1। ये कितना हो जाएगा डी, और 22 -7/7, ये कितना हो जाएगा डी। 22 में से 7 गया, कितना आएगा बच्चे 15/7 इक्वल्स टू 12। तो यहां से 3 पंजे 15, 3 चौके 12, तो डी कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28/5। ये हमारे डी की वैल्यू आ गई है डायामीटर की। तो क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और आर कितना होता है बच्चे, पाई का मान कितना है 22/7 और आर का मान कितना है d/2, यानी कि 28/5। तो डी है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। ठीक है, ये 28/5 तो आपका डायमीटर था, इसको 2 से डिवाइड किया क्योंकि हमें रेडियस त्रिज्या चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करना भाई जरा इसे। ये हो जाएगा 22/7 गुणा 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 बटे 5 दूनी 10 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 22 से गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, 2 22 एकम 22 और 2 24, 2 22 एकम 22 और 2 24 और बटे 100। तो कितना हो जाएगा आपका 22 दूनी 44, 4 सॉरी 22 एकम 22 और 4 26, 2 22 एकम 22 और 2 24। अब ठीक है, बटे 100, तो हो जाएगा 24.64। कितना आंसर आएगा बच्चे 24.64। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अगला सवाल है, जरा ये भी जीडी 2019 का सवाल है, देखेंगे इसे। कह रहा है कि यदि एक वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मैंने कहा जब भी परसेंटेज चेंज वाला सवाल बनेगा, याद रखना, आपको ध्यान में रखना है कि उसने पूछा क्या है। उसने बच्चे पूछा क्या है, क्षेत्रफल के बारे में बात की है। तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। और मैंने आपको परसेंटेज के केस में एक बात और बताई थी कि हमें कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं होता है, हमें 2 3 4 6 पाई इनसे मतलब ही नहीं है। मतलब है उन चीजों से जो चेंज हो रही हैं, जैसे भुजा, साइड, त्रिज्या, क्योंकि ये बदलती रहेगी। पाई का मान तो हर सवाल में 22/7 ही रहना है। तो हमारा फोकस है कि जो चीज चेंज होने वाली है वो क्या है, वो है आर। वो कितनी बार आई है,
वो 2 बार आई है, आर स्क्वायर। तो आपने या तो 2 बार वाला फॉर्मूला लगाना है, 15% होता है, 5 तिया 15, 20 पंजे 100, 15% की वृद्धि हुई है। तो पहली बार कितना हो गया बच्चे, 20 से 3 बढ़ा दो 23, 2 बार रेडियस आया है तो 2 बार आप 20 से 23 कर दो, तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 529। यानी कि जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो कितना है भैया, 400 से 529 प्लस का 129 हुआ है। और प्रतिशत वृद्धि अगर हमें बतानी है तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 129/400 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32.25%। और मैंने ये डायरेक्ट भी आपको बताया है कि जब भी आपके पास परसेंटेज चेंज वाला सवाल बने और फॉर्मूले में वो चीज 2 बार आ रही हो, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। ठीक है, ये भी आप लगाओगे तब भी यही आएगा। ओके बच्चे, आगे बढ़े। ये सवाल देखे जाए तो आसान सवाल है, तो कर लिया हमने। किसी वर्ग के आंतरिक तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, चलो कर लेते हैं फिर भी इसे। करेक्ट, किसी वर्ग के आंतरिक और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, किसी वर्ग के। अगर बच्चे मैं यहां पर एक वर्ग बनाता हूं, ये मैंने एक वर्ग बनाया है, और मैं इसके आंतरिक सर्किल, इन सर्किल बनाता हूं, और मैं इसका बाह्य सर्कल जो इसकी चारों कोनों को टच करता है, इस कदर, ये वाला। अगर बच्चे मैं आंतरिक त्रिज्या की बात करूंगा तो ये आर होगी, बाह्य त्रिज्या की बात करूंगा तो ये होगा कैपिटल आर। भैया अगर मैं इस वर्ग की भुजा को ए मानता हूं, इस वर्ग की साइड को अगर मैं ए मानता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं स्मॉल आर बराबर a/2 होगा, ये तो हमने पढ़ा था वर्ग में। और कैपिटल आर बराबर क्या होगा बच्चे, इस वर्ग का अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो ये इस बाहर वाले सर्किल का डायामीटर होगा। इस वर्ग का बच्चे अगर मैं विकर्ण की बात करता हूं, ये मैं अगर कहता हूं इस वर्ग का, तो ये बाहर वाले सर्किल की क्या होगी, व्यास होगी। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं √2a, तो आपका पूरा का पूरा व्यास हो गया, और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि a/√2, a/√2। अब इन दोनों का रेशियो, आंतरिक को पहले रखा है उसने और बाह्य को बाद में, a/2 और a/√2। ये गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √2/2, और √2/2 कितना होता है बच्चे, आप यहां देख सकते हो। अगर मैं इस 2 को ऐसे लिखूं, √2 गुणा √2, √2 से √2 कट गया, रेशियो कितना बनेगा, 1/√2, है ना भाई। जो ये पूरा 2 था, मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने इस पूरे 2 को लिख दिया √2 गुणा √2, और √2 से √2 कट गया, बचा क्या, 1:√2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 1:√2, है ना। देखो ये अगर केवल 2 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 गुणा √2, मैंने आपको बताया हुआ भी है। और इस √2 से ये वाला √2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में गए हैं, तो यहां 1 बचा और यहां ये वाला √2 बचा। ओके, ये सवाल देखिए जरा। करें कि एक त्रिभुज की परिधि 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त की परिधि 44 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है, देखो ये स्पेशल आपका क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन का स्पेशल फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं। एरिया, एरिया बराबर आर इंटू एस, या डेल इक्वल्स टू आर एस, आप लिखो डेल इक्वल्स टू आर एस, है ना। डेल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे। आर क्या है, सेमी, ओ सॉरी, आर क्या है, रेडियस, इन रेडियस, इन रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये स्पेशल सवाल है, उसका स्पेशल फॉर्मूला है। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर,
सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, यानी कि S बराबर क्या होता है P/2, ठीक है ना। तो ये स्पेशल फॉर्मूला है जहां पर किसी भी सवाल में अगर एक त्रिभुज की बात होगी, एक त्रिभुज की बात होगी, उसके अंदर अंतःवृत्त की बात होगी और दो चीजों की बात होगी। परिधि आपको दे रखी है त्रिभुज की, है ना, और अंतःवृत्त की परिधि आपको दे रखी है, और कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या अंतःवृत्त की परिधि से हम उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं? अंतःवृत्त की परिधि से। मैं इस सवाल को थोड़ा सा आगे चल के खाली करता हूं यहां से। क्या मुझे यहां अंतःवृत्त की परिधि बचे, मैं ये लिख सकता हूं 2πr बराबर 44। तो यहां से 2 गुणा पाई का मान कितना होगा 22/7 गुणा r बराबर 44। 22 दूनी 44, 2 से 2 कटेगा, 7 उधर जाएगा, तो r कितना हो गया 7। r मुझे मिल गया। अब कह रहा त्रिभुज की परिधि यानी कि पेरीमीटर दिया हुआ है 24, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा P/2 यानी कि 24/2। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 12। आर हमारे पास है, सेमी पेरीमीटर हमारे पास है, क्या मैं एरिया नहीं निकाल सकता हूं? डेल, डेल का मतलब एरिया। तो क्या मैं 7 गुणा 12 कह सकता हूं? तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये स्पेशल है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, शायद बने शायद ना भी बने। चलो थोड़ा सा पीछे सवाल पे चलते हैं। इस सवाल की तरफ आएंगे, जीडी 2021 का पूछा गया सवाल है भाई। सवाल क्या है देखेंगे एक बार। एक वृत्ताकार पार्क को 6.5 रुपए प्रति मीटर की दर से समतल करने की लागत 36,036 रुपए है। इसके चारों ओर 18 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत क्या है? बड़ी सिंपल सा सवाल है कि कोई सर्किल है हमारा, ये सर्किल है हमारा, सपोज, है ना। सर्किल है हमारा, ठीक है। कह रहा है कि भैया सबसे पहले कह रहा है कि पार्क को 6.5 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से समतल करना है ना, प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, इंग्लिश में ठीक है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर। यानी कि पहले तो इसको समतल करना है, ऐसे समतल करना है। और समतल कैसे करना होता है? इसके एरिया को। भाई कोई सर्कुलर पार्क है, आप खुद सोचो, कोई हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है, उबड़ खाबड़ है, कहीं मिट्टी पड़ी हुई है, कहीं गोबर पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ है। अब हम उसे समतल कराएंगे तो ट्रैक्टर से समतल कराते हैं ना पूरे को। तो पूरे अगर हमने ग्राउंड को समतल कराया है तो उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल ही तो समतल कराया हमने। आप खुद सोचो, किसी वृत्ताकार को, वृत्ताकार खेत को अगर हम समतल कराते हैं, सर्कुलर फील्ड को समतल कराते हैं, प्लेन कराते हैं, तो उसके एरिया, उसके क्षेत्रफल को ही तो समतल कराएंगे भाई, है ना। तो यहां अगर समतल कराया है तो उसका एरिया यानी कि πr², और 1 मीटर स्क्वायर में कितनी लागत लगी है 6.5, 1 मीटर स्क्वायर को करने में। तो πr² को समतल करने में कितनी लागत लगी होगी πr² गुणा 1 मीटर स्क्वायर वाला। भाई मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास ना 1000 मीटर स्क्वायर का खेत है, उसको समतल करना है। 1000 मीटर स्क्वायर का मेरे पास खेत है, उसको समतल करना है। तुमने कहा सर 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से हम पैसे लेते हैं समतल करने का, तो तुम्हारा कितना रुपया बन गया? आप कहोगे सर आपके पास 1000 मीटर स्क्वायर का अगर खेत है और हम लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर के 5 रुपए, तो सर 5000 रुपया हो गया। तो वही तो है भैया कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर के 6.5 रुपए लेते हो समतल करने के, और पूरे पूरे सर्कल का जो एरिया है वो πr² है, गुणा 6.5, आपका कितना खर्चा हो गया, आपका कितना बिल बन गया, वो दे रखा है उसने कि भैया 36,036 रुपए का बिल बना है, बराबर 36,036 रुपए। मैंने क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर के रुपए से गुणा कर दिया, बस। तो यहां से क्या हम त्रिज्या निकाल सकते हैं 22/7 गुणा r² गुणा 65 को क्या मैं 65/10 लिख सकता हूं, बराबर 36036। अब सॉल्व करके r के मान निकालना है आपको यहां से।
भाई 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 13 बार, 13 से जाएगा 13 दूनी 26, 10, 13 सत्ते 91, 9, 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, 2 से जाएगा 11 बार, 11 से जाएगा 11 दूनी 22, 5, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 7 की गुणा उधर होगी तो आर स्क्वायर कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, 7 दूनी 14 और 3 17। तो यहां से आर कितना होगा बच्चे, आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1764। कितना होगा, 1764। और अंडर रूट ऑफ 1764 होता है 42 का। क्यों? क्योंकि अगर मैं 40 का ही वर्ग आपसे पूछूं, 40 का ही स्क्वायर में आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे सर 40 का स्क्वायर होता है 1600, 40 का स्क्वायर 4 चौके 16, और ये 40 से ज्यादा का होगा 1764। तो यूनिट डिजिट चेक करना है, यहां 4 है तो इसका वर्ग अगर मैं करूंगा 40 से बड़ा तो 42 ही मिलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर ही 4 होता है। चलो, तो यहां पर हमें रेडियस मिल गया, कितना बचे, रेडियस मिल गया 42। अब कह रहा है भैया बाड़ लगाना है। बच्चे जब भी हम अपने खेतों को बचाने के लिए बाड़ लगाते हैं तो क्या बाउंड्री पर लगाते हैं? भाई अगर हमें बाड़ लगाना है, कटीले तारों का बाड़ लगाना है, आपने भी अपने खेतों में लगाया होगा, सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, तो अगर हम अपने खेतों को बचाने के लिए बाड़ लगाते हैं तो क्या उसकी बाउंड्री पर ही तो लगाते हैं। बीच खेत में बाड़ कौन लगाता है, कोई नहीं, है ना। तो बाउंड्री पर बाड़ लगाएंगे, इसका मतलब इसके परिमाप, इसकी परिधि पर बाड़ लगानी पड़ेगी। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा जरा मुझे बताना। हो जाएगा सर 2 पाई आर, यानी कि 2 गुणा 22/7 इंटू 42, तो 7 छिंग 42, तो 2 पाई आर 2 गुणा, ठीक है, 2 गुणा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, यानी कि 22 गुणा 12, 12 दूनी 24, 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 हो जाएगा क्या परिमाप। यानी कि हमें जो बाड़ लगाना है ना वो 264 मीटर पर लगाना है, और हमें पता है कि 1 मीटर के वो 18 रुपए लेता है बाड़ लगाने के। इसके चारों ओर बाड़ लगाने के 18 रुपए लेता है, 18 रुपए। तो टोटल खर्चा कितना होगा बच्चे, टोटल खर्चा होगा 18 गुणा 264, 18 चौक 72, 7, 18 छिक्के 108 और 7 115, 11, 18 दूनी 36 और 11 47, यानी कि 4752। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 4752। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा सवाल है जो मेंसुरेशन से पूछा गया है एसएससी जीडी में। ये अच्छा सवाल है, एक दो तो अच्छे सवाल बनेंगे भी। ठीक है, इस सवाल को आप फिर से रिपीट करना क्योंकि ये अच्छा सवाल है। अगर आपका सेट अच्छा बना तो बच्चे ये सवाल बन सकता है। ये सवाल करिए जरा। सवाल है, एक वृत्ताकार खेत का परिमाप 1012 मीटर है। परिमाप, इस खेत का क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 14 11 हैं। तो बगीचे की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। 14 यूनिट का मान पूछा है। 14 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो। 14 दूनी 28, 2, ये तो नहीं होगा। 14 दूनी 28, 14 एकम 14, ये हो सकता है। 14 दूनी 28, 14 तीय 42, ये भी हो सकता है। 14 दूनी 28, 14 चौके 56, 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सुनो, सवाल ने बोला है कि ये कोई सर्कुलर खेत है, ये कोई सर्कुलर खेत है। कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना बच्चे, उसने बोला है जो इसका क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है पता है वो किसके बराबर है, एक रेक्टेंगल के क्षेत्रफल के बराबर है। ऐसा उसने बोला है कि किसी वृत्ताकार खेत का परिमाप इतना है, इस खेत का क्षेत्रफल आयताकार बगीचे के बराबर है। तो पहले तो हमें वृत्ताकार का क्षेत्रफल, हमें सर्कुलर फील्ड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना। इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है, 2 पाई आर, कितना बचे 1012। तो यहां से 2 गुणा पाई का मान अगर मैं 22/7 रखता हूं इंटू आर बराबर 1012। जरा सॉल्व करना इसको। 22 चौके 88, 22 छिक्के 132, 2 से जाएगा 43 टाइम्स, तो ये 7 उधर जाकर गुणा होगा। आर कितना होगा, 7 तिया 21, 2 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि आर मिल गया हमको बच्चा 301। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, 22 चौके 88, 12 और 1 13, 22 छिक्के 132, 43 46 86 बार 43 बार, ठीक है।
अब हम इसका क्षेत्रफल एरिया निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 301 गुणा 301। ऐसे ही रहने दो इसको बच्चे, क्या करो इसको ऐसे ही रहने दो, हमें यहां से काटा पीटी करके बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। अब ये तो हो गया इस सर्कल का क्षेत्रफल। सवाल ने बोला है खेत का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत की भुजा तो क्या दे रखी है, इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो ये तो हमारी 14:11 के रेशियो में दे रखी है भैया, ये रही। तो क्या मैं इसको 14R और 11R कह सकता हूं? क्या मैं इस आयताकार की भुजा को 14R और 11R बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो L इंटू बी होगा बच्चे, 14R गुणा 11R बराबर किसके हो जाएगा, 22/7 गुणा 301 गुणा 301। अब यहां से आप क्या करेंगे, आप यहां से R का मान निकालेंगे और फिर उसको 14 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बताएंगे। तो जरा करेंगे बच्चे, 11 दूनी 22, 7 से जाएगा 7 चौक 28, 2 7 तिया 21, ये जाएगा आपका 7 दूनी 14, ये पूरा 43 टाइम जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो R गुणा आर, आर स्क्वायर बराबर 43 इंटू 43, ऐसे रहने देना। अगर मैं R आपसे पूछूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 43 इंटू 43। अगर रूट के अंदर दो एक जैसी संख्या मल्टीप्लाई में है तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 43। R कितना होगा बच्चे, 43 होगा। अगर R 43 है तो सवाल कह रहा है कि सबसे लंबी भुजा यानी कि 14R का मान पूछा है, तो 14 गुणा 43, तो 14 तिया 42, 4 14 चौके 56 और 4 60। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कहीं पर तो हुआ होगा। 2πr से हम शुरू करते हैं, तो 2πr त्रिज्या, अच्छा अच्छा त्रिज्या को गलत ले लिया है, ठीक है मैं चेक करता हूं। 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 1012, तो 11 दूनी 22, ये हटाता हूं, 11 नाम 99, 2 11 दूनी 22, अच्छा ठीक है, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, ये 23 टाइम्स जाएगा और 23 सत्ते 161, आर आएगा 7 गुणा 23, 161। पहले याद नहीं दिलाया यार तुम लोगों ने, ठीक है लास्ट में आके बोल रहे हो, गलत बात है। फिर यहाँ भी 161 इंटू 161 करना पड़ेगा और फिर यहाँ भी सारी कैलकुलेशंस हमारी चेंज हो जाएंगी। कोई बात नहीं है, 14R इसको ठीक कर लेते हैं, है ना, इंटू 161 इंटू 161, एनीवे कर लेते हैं ठीक। तो ये जाएगा 11 दूनी 22, ये जाएगा आपका 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है 7 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, ये 2 से कटेगा 7 टाइम्स, ये 2 से 7 और 7 से कटेगा फिर 23 बार, है ना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 23 इंटू 23, तो आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 23 इंटू 23, यानी कि बाहर कितना आएगा, 23 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू 23 आ गई, उसने बड़ी भुजा पूछी है तो 14 गुणा 23, तो 14 तिया 42, 4 14 दूनी 28, 4 32, 322, बिल्कुल ठीक है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है अब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अच्छा सवाल था, अच्छी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, मे बी के ना बने आपके एग्जाम में और मे बी के बन जाए एग्जाम में। चलिए पहिए वाले सवाल कर लेते हैं 2-3 और 1-2 अर्धवृत्त वाले सवाल कर लेते हैं। सवाल है, एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है
और 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहिए की त्रिज्या, और वो भी मीटर में पूछ रहा है, मीटर में, मीटर में। आपको पता है एक चक्कर में कितनी दूरी जाता है, 2πr, 2πr की दूरी जाता है एक चक्कर में। n चक्कर में कितनी जाएगा, इंटू एन, और बराबर d। ये आपने याद रखना है, कुल दूरी को बराबर करना है। तो 2 गुणा पाई का मान कितना है बच्चे, 22/7 गुणा r। n का मान कितना है, कितने चक्कर भाई साहब ने लगाए हैं, 4000 चक्कर। और दूरी कितनी है बच्चे, दूरी है 60 किलोमीटर की। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो मैं 1000 से गुणा करूंगा, क्योंकि मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहा हूं। तो मैंने 60 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहां पर क्या करना है, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 4 से जाएगा 15 बार, यस। तो यहां से आर चाहिए ना हमको, पहिए की त्रिज्या। तो आर को तो फिर कैलकुलेट उधर जाके करना पड़ेगा। आर बराबर कितना होगा, 7 की गुणा 15 में करेंगे, 15 सत्ते 105, और 22 दूनी 44 नीचे आ जाएगा, 22 दूनी 44 नीचे आ जाएगा, इतने मीटर है। तो 44 दूनी 88, 2 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। 44 दूनी 88 है ना, 3 बार तो नहीं जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, 2.39 मीटर। ऑप्शन से भी हमने चेक करके देख लिया, 2.39 मीटर। ठीक है, चलो एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल देखेंगे बच्चे जरा, क्या है सवाल, देखिए जरा भाई, सवाल का आंसर क्या होगा। कह रहा है एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। ये त्रिज्या दी हुई है 1.75 मीटर, 1.75 मीटर। कह रहा है 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। हमें पता है एक चक्कर में 2πr, n चक्कर में कितनी दूरी है, सपोज d मैंने बोला है। तो 2 गुणा पाई का मान कितना है बच्चे, 22/7, आर कितना है, 175/100। पॉइंट को हटाएंगे तो 175/100 आता है। एन हमें निकालना है, 11 किलोमीटर है बच्चे। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने त्रिज्या को मीटर में लिया है, तो मुझे दूरी को भी किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होगा। 11 किलोमीटर यानी कि हम कह सकते हैं 11,000 मीटर। काटा पीटी करके एन का मान निकाल लो भैया। अब है ही क्या इसमें, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 7 से 7 कटेगा, 11 से कटेगा 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 से 4 कट गया। एन बराबर कितना आ गया, 1000। ये जो 1000 बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, 1000। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ये सवाल देखिए जरा, चलो। कह रहा है कि एक 176 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, 176 मीटर वृत्ताकार के चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। किया है ना हमने सवाल, सॉरी फॉर्मूला वगैरह, कि इसके चारों ओर बच्चे रास्ता है, इसके चारों ओर, और ये 7 मीटर का रास्ता है, 7 मीटर का। और परिधि इसकी कितनी है, अंदर वाले सर्किल की 2πr, 2πr बराबर कितना है, 176। तो यहां से r का मान निकालेंगे जरा, 176, 22 अट्ठू 176, 2 चौकू 8, 7 चौकू 28, ये मिल गया कितना, 28। ये कितना मिल गया बच्चे, 28। अगर मैं आपसे कैपिटल आर की वैल्यू पूछूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हो। भाई उसने रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, और रास्ता क्या है बच्चे, एक बार सामने देखिए, रास्ता क्या है, रास्ता ये है, ये वाला रास्ता है। और इसका क्षेत्रफल अगर हमें बताना है तो हमें बाहर वाले सर्किल में से अंदर वाले सर्किल का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। यस और नो, यस। तो क्या मैं अगर कैपिटल आर का मान आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे सर 28 + 7 35 होगा सर, 35 होगा कि नहीं, यस। तो एरिया ऑफ द रिंग या एरिया ऑफ द पाथ कितना होगा, पाई इंटू बाहर वाले सर्किल का एरिया माइनस पाई इंटू अंदर वाले सर्कल का एरिया। यहां से पाई को अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो r² - r²,
और बच्चे दुनिया जानती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जानते हो कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए प्लस बी आर प्लस आर और ए माइनस बी आर माइनस आर। ये आप सॉल्व कर लो। कितना होगा बच्चे? पाई का मान है 22/7, आर प्लस आर एक बार 28 और 35 को जोड़ेंगे, 8 5 13, 3 2 5 और 1 6 63, और आर माइनस आर एक बार 35 में से 28 घटाएंगे तो 7, तो 7 से 7 कटेगा, 22 तिया 66, हासिल का 6, 22 छिक्के 132 और 6 138, यानी कि 1386। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, 1386 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अर्धवृत्त की बात अगर हम करें तो कह रहा है किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? किसी अर्धवृत्त का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 36। बच्चे बात अगर अर्धवृत्त की हो तो मैंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको लिखवाया है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? 36/7 आर, और ये कितना दे रखा है हमको? 36 दे रखा है। 36 से 36 कट गया, 7 उधर चला गया, आर बराबर 7। आप जो लोग लेट जुड़े हैं वो देखना, मैंने जब अर्धवृत्त आपको सिंप्लीफाई करवाया था तो बच्चा वहां पर मैंने आपको अर्धवृत्त का बोला था कि अर्धवृत्त को आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिख सकते हो तो पेरीमीटर 36 r/7 आप कह सकते हो। ठीक है भैया, चलो एक सवाल आपको मैं होमवर्क दे देता हूं अब, और आप करना इसे खुद से। क्या होगा इसका जवाब मुझे कल बताना, कल हम डिस्कस करेंगे। और कल बच्चे हम क्या करेंगे? कल हम बहुभुज यानी कि पॉलीगन करेंगे, और कल हम 3D मेंसुरेशन में अपना जो घन घनाव वाला पार्ट है उसमें से घन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि क्यूब वाले पार्ट को। ओके भाई, चलो ठीक है, एंड करते हैं अपनी क्लास को। बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।